Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today we are going to study about operational amplifier as inverting amplifier as well as operational amplifier as non-inverting amplifier. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि तकरीबन तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर जो है वो यूज़ होता है और हम दैट्स वाई यही रीज़न थी कि हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर जो है वो बनाकर यूज़ करते थे। लेकिन डायरेक्ट अगर हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर मिल जाए तो हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू इट्स वाइड एप्लीकेशन हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जो है वो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों तरह से पढ़ते थे क्योंकि इसके दो इनपुट्स होते थे। हमने ये भी डिस्कस किया था। दो इनपुट्स कौन से होते हैं, आप या तो इनपुट उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दे सकते हैं या आप इनपुट जो है उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दे सकते हैं। तो दोनों सूरतों से क्या हमारा आउटपुट आता है, किस तरह से हम उसका ओपन लूप गेन या वोल्टेज गेन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे आज। ये देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जब हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ते हैं, ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑपरेशन एम्पलीफायर की आप देख सकते हैं। ये एक इसकी पॉजिटिव इनपुट, एक नेगेटिव इनपुट और एक ही इसकी आउटपुट है जिसको आप वीओ कहते हैं। तो इनपुट्स इसकी दो हैं और एक आउटपुट है। अब ये जो दो इनपुट्स हैं, एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव जो है उसको आप नॉन इन्वर्टिंग इनपुट कहते थे और नेगेटिव टर्मिनल को आप उसकी इन्वर्टिंग इनपुट कहते थे। अब चूंकि हम यहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग के तौर पे पढ़े हैं तो हम जो इनपुट देंगे वो इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पे देंगे, यानी कि नेगेटिव पे। अब नेगेटिव पे जब आप उसको इनपुट देंगे तो नेगेटिव पे आपने इसका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास लार्ज इनपुट रेजिस्टेंस है इसको आप R1 कहते हैं। और उसके बाद आपने इसको लगा दिया है वी इन के साथ। वी इन जो है ये इसकी इनपुट वोल्टेज है जो आप सप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल को। नेगेटिव टर्मिनल इसका क्या है, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है। तो चूंकि हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग के तौर पे पढ़े तो इस वक्त हम उसके नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आफ्टर पासिंग थ्रू द R1 उसका हाई इनपुट रेजिस्टेंस है और हम उसको वी इन सप्लाई कर रहे हैं। वी इन जो है वो उसकी इनपुट वोल्टेज है, वोल्टेज सप्लाई जो आप उसको दे रहे हैं। उसके बाद पॉजिटिव जो दूसरा इनपुट टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, उसको आप इस वक्त क्या कर देंगे, वर्चुअली ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम वर्चुअली ग्राउंड कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल को हमने इनपुट दी है आफ्टर पासिंग थ्रू R1। ठीक है, उसके बाद R2 वो है जो आउटपुट रेजिस्टेंस है जो कि इस इधर से लेके नेगेटिव टर्मिनल से लेके आप देख रहे हैं कि कहाँ लगी हुई है, VO के पास आउटपुट पे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी सर्किट डायग्राम है। आप देख सकते हैं अब दो करंट्स आपको नजर आ रही हैं। एक करंट आपको पता है जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस लगी होती है वहाँ से करंट ज़रूर फ्लो करती है। अब R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है वो I1 है और R2 के अक्रॉस जो कि आउटपुट रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है वो I2 है। ठीक है, उसके बाद ये प्लस VCC माइनस VCC, ये इसकी वो जो पिन्स हमने कल देखी थी 8 पिन्स, ये उसकी सर्किट का हिस्सा है। प्लस VCC जो है ये तकरीबन 12 वोल्ट होती है, यानी प्लस 12 वोल्ट आप इधर से सप्लाई करते हैं और माइनस VCC पे आप माइनस 12 वोल्ट आप इधर से सप्लाई करते हैं। ये उसकी पिन्स का हिस्सा है, ये उसके इंटरनल सर्किट का हिस्सा है जो आपने उसको बाहर से सप्लाई करना है। प्लस VCC यानी प्लस 12 वोल्ट तकरीबन आप इधर एक पिन पे लगाते हैं आप उसकी, और माइनस VCC में आप उसको तकरीबन माइनस 12 वोल्ट जो है वो सप्लाई करते हैं। आपने जो काम इधर किया है बेसिकली वो आपने क्या किया कि आपने इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर यानी नेगेटिव टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज दी है वी इन, और पॉजिटिव जो दूसरा इनपुट टर्मिनल था उसको आपने वर्चुअली ग्राउंड कर दिया। आपको पता है जिसको आप वर्चुअली ग्राउंड करते हैं उसका मतलब है आपने उसे 0 वोल्ट पे रख दिया। ठीक है, वर्चुअली ग्राउंड करने का मतलब है आपने उसे 0 वोल्ट दे दिया। तो ये काम आपने किया। इसके बरक्स अगर हम दूसरी डायग्राम देखें ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग पे, तो नॉन इन्वर्टिंग का मतलब है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, यानी अब आपने उसकी पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल को क्या करना है, उसको आपने इनपुट वोल्टेज देनी है पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है जिसको आपने पहले इनपुट दी थी, ठीक है, उसको अब आपने क्या कर देना है, उसको अब आपने वर्चुअली ग्राउंड कर देना है। तो ये फ़र्क है इन दोनों सर्किट्स के अंदर। अब आप देखें R1 वही है जैसे पहले लगी हुई थी, R2 जो है वो भी वहीं पे लगी हुई है जहाँ पहले लगी हुई थी। प्लस VCC माइनस VCC जिस तरह पहले था वो भी वही है, प्लस VCC माइनस VCC, यानी बाकी कोई चेंज इस सर्किट में नहीं आया। ये इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो अपना सर्किट है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, आपने जो एक्स्ट्रा काम करना है इस पूरे सर्किट के अलावा, यानी ये जो सर्किट है ये वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। इतना सर्किट जो है ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये इतना सर्किट जो है ये पहले भी इसी तरह था जैसे ये अब है।
आपने जो फ़र्क किया है वो क्या किया कि पहले आपने नेगेटिव टर्मिनल पे जब आप उसे इन्वर्टिंग के तौर पे पढ़ रहे थे तो आप उसको नेगेटिव टर्मिनल पर क्या कर रहे थे, इनपुट वोल्टेज दे रहे थे और पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे कि नेगेटिव टर्मिनल को अब आप ग्राउंड कर रहे हैं, वर्चुअली ग्राउंड करें यानी 0 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअली ग्राउंड करने का मतलब होता है 0 वोल्ट। और पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसको आप क्या कर रहे हैं, उसको आप इनपुट वोल्टेज वी इन दे रहे हैं। अब आप क्योंकि आप उसे नॉन इन्वर्टिंग के तौर पे पढ़े ना, तो नॉन इन्वर्टिंग में पॉजिटिव टर्मिनल पर इनपुट वोल्टेज देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को वर्चुअली ग्राउंड कर देंगे। तो बाकी वही आउटपुट है वीओ जैसे पहले थी। विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आप आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह ऊपर भी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आप आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे थे। बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं, सिर्फ ये एक माइनर सा फ़र्क जो आपने लेकर आना उसकी वजह से आपकी सारी कैलकुलेशंस भी चेंज हो जाएंगी। अब वो कैसे होंगी वो हम देखते हैं। तो ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये जो फिगर है ये शो कर रही है सर्किट ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर व्हेन यूज्ड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये वो सर्किट है जब आप उसे एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप उसको इनपुट दे रहे हैं इस तरह से, स्मॉल इनपुट है, तो आउटपुट में एम्पलीफिकेशन तो होगी ही, लेकिन आउटपुट ऐसा आएगा। अब इनपुट से आउटपुट बहुत बड़ा है, एम्पलीफाइड है, लेकिन क्रेस्ट का ट्रफ बन गया है और ट्रफ का क्रेस्ट बन गया। ये है मतलब इन्वर्टिंग का। ठीक है, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आपके आउटपुट को इन्वर्स कर देगा। ठीक है, तो ये आपको इसका मतलब है। अब आपने करना है द इनपुट वोल्टेज वी इन विच इज टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपने इनपुट वोल्टेज दी है थ्रू आर रेजिस्टेंस R1। वीओ जो है वो उसका आउटपुट है। द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, पॉजिटिव जो टर्मिनल था उसको आपने क्या कर दिया, ग्राउंडेड, वर्चुअली ग्राउंड किया है आपने, उसको 0 वोल्ट दे दिया है। और उसका पोटेंशियल वर्चुअली ग्राउंड जब किसी चीज़ को करते हैं तो उसका मतलब है कि जो उसका पोटेंशियल होता है वो उस वक्त 0 वोल्ट है। अब आपने ये भी देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव, चूंकि 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं तो 2 पोटेंशियल्स होते हैं ना। पॉजिटिव टर्मिनल पे वी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर जो वोल्टेज होती है, जो पोटेंशियल होता है वो वी नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि 2 इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं तो 2 पोटेंशियल्स हैं इसके पास। इस वक्त आपने वी पॉजिटिव को वर्चुअली ग्राउंड कर दिया, यानी वी पॉजिटिव जो है इस वक्त वो आपकी इक्वलेंट है 0 वोल्ट के, क्योंकि आप पॉजिटिव टर्मिनल को ग्राउंड कर रहे हैं तो वी पॉजिटिव इज इक्वलेंट टू 0 वोल्ट। ये इस वक्त सिचुएशन है। ठीक है, और जो आपका वी नेगेटिव है इस वक्त वो क्या है, आपका वी नेगेटिव जो है वो उसके ऊपर आपने ये इनपुट वोल्टेज जो है वो लगाई हुई है। ठीक है, अब एक चीज़ नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आपने इनपुट वोल्टेज लगाई हुई है। अब एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा जो है वो रेफरेंस वोल्टेज के तौर पे काम करता है। रेफरेंस वोल्टेज का मतलब ये होता है कि अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को वर्चुअली ग्राउंड कर रहे हैं यानी कि 0 वोल्ट दे रहे हैं, तो जो वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पे होगी वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी वी नेगेटिव के ऊपर भी। यानी अगर वी पॉजिटिव जो है वो वर्चुअली ग्राउंड किया हुआ है आपने 0 वोल्ट, तो ये जो पॉइंट है वी नेगेटिव का, वी नेगेटिव भी उस वक्त क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ अब आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज जो है वो उसकी रेफरेंस वोल्टेज होती है। अगर वी पॉजिटिव 0 वोल्ट है जिसको आप वर्चुअली ग्राउंड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो उसकी वी नेगेटिव है वो भी क्या हो जाएगी, 0 वोल्ट हो जाएगी। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेशंस में देखेंगे। वी नो ये जो ओपन लूप गेन है AOL जो है वो, इसका मतलब कल आपने स्टडी किया था, AOL मीन्स ओपन लूप गेन, जो उसका वोल्टेज गेन था वो बहुत हाई था, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵, ये पढ़ा था हमने। अब VO में हैव मैनी वैल्यू बिटवीन प्लस VCC की वैल्यू उन्होंने बताया कि वीओ जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट के बीच में। ठीक है, यानी प्लस VCC और माइनस VCC के बीच में उसकी कोई भी वैल्यू आउटपुट वोल्टेज की हो सकती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फॉर द फाइनाइट प्लस माइनस 12 वोल्ट के दरमियान की जो भी वैल्यू आपने उसकी निकालनी है ऑफ आउटपुट वोल्टेज, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जो V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव है वो इक्वल टू 0, यानी V पॉजिटिव जो है वो बराबर है V नेगेटिव के। ये वही बात है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि V पॉजिटिव आपका रेफरेंस वोल्टेज है, तो V पॉजिटिव को अगर आपने वर्चुअली ग्राउंड कर दिया, 0 वोल्ट कह दिया, तो इसका मतलब है कि V नेगेटिव भी 0 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि V पॉजिटिव जो है वो बराबर है, ऑलमोस्ट इक्वलेंट है किसके, V नेगेटिव के। ये चीज़ आपने यहाँ से देखी है। अब आप अभी यहाँ पे क्या करने लगे, सिंस V पॉजिटिव जो है वो वर्चुअली ग्राउंड है आपका, तो V नेगेटिव भी वर्चुअली ग्राउंड कंसीडर होगा, यानी V नेगेटिव की वैल्यू भी 0 वोल्ट कंसीडर होगी। ये बातें मैंने अब आपको इधर समझाई। अब आपने करना क्या है, अब आप सबसे पहले करंट थ्रू R1 निकालेंगे, फिर करंट थ्रू R2 निकालेंगे, यानी R1 के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है I1 पहले वो कैलकुलेट करेंगे, फिर करंट थ्रू R2 जो आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रही है I2 वो कैलकुलेट करेंगे। अब पहले I1 जो है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ आपको पता है V इज इक्वल टू IR,
तो I शुड बी इक्वल टू V ओवर R, ये ओहम्स लॉ हमें कहता है। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ओहम्स लॉ को यूज़ करते हुए, तो I बराबर होगा V ओवर R। अब चूंकि हम इनपुट रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस, तो R1 तो हमें पता है ना, R आपका कौन है इस वक्त, R1, क्योंकि हम करंट थ्रू R1 निकाल रहे हैं, तो इस वक्त आपका रेजिस्टेंस R1 ही है, ठीक है। लेकिन ऊपर जो V है वो क्या होगा, उसको आपने ध्यान से देखना है। V किसके बराबर होगा, करंट आपकी पता है आपको फ्लो कर रही है यहाँ से, इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक पॉइंट जा रही है। I1 जो है R1, देखें आपको दो पॉइंट्स के दरमियान में लगा हुआ है ना, इस पॉइंट के दरमियान में और इस पॉइंट के दरमियान में, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में R1 लगा हुआ है, तो करंट भी इन दो पॉइंट्स के क्रॉस फ्लो कर रही है। अब इस पॉइंट पर आपकी जो V है वो क्या है, V इन, और जब करंट फ्लो करके दूसरे पॉइंट पर पहुंची है, ये दो पॉइंट्स है ना, तो पहले पॉइंट पे आपके पास वोल्टेज है V इन, और दूसरा पॉइंट जो है, जहाँ जो दूसरा पॉइंट हम R1 का स्टडी करें, क्योंकि R1 के दो पॉइंट्स हैं, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे वोल्टेज क्या है उसकी V इन, और जो सेकंड पॉइंट है जहाँ पे R1 लगा हुआ है उसकी वोल्टेज उस वक्त जो 0 वोल्ट है। क्यों 0 वोल्ट है, क्योंकि V पॉजिटिव, अभी आपको मैंने बताया कि चूंकि आपका V पॉजिटिव 0 वोल्ट है तो V नेगेटिव भी 0 वोल्ट होगा, तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वोल्टेज की वो 0 होगी। इनिशियल R1 जो दो पॉइंट्स के दरमियान में लगा है उसकी इनिशियल वोल्टेज V इन, और फाइनल पॉइंट की वोल्टेज है 0 वोल्ट। क्यों 0 वोल्ट, क्योंकि V नेगेटिव 0 वोल्ट है। क्यों V नेगेटिव 0 वोल्ट है, क्योंकि V पॉजिटिव 0 वोल्ट है, और आपने कहा है कि V पॉजिटिव जो है वो इक्वलेंट है V नेगेटिव के, यानी जो वैल्यू V पॉजिटिव की होगी वही V नेगेटिव की होगी, ठीक है। तो अब आप जब इधर वोल्टेज का डिफरेंस लगाएंगे, इनिशियल वोल्टेज V इन माइनस फाइनल वोल्टेज क्या है V नेगेटिव, V नेगेटिव की वैल्यू क्या है 0। तो अब जब आपने इधर ओहम लॉ लगाया R1 के लिए, R1 जो है वो इक्वल होता है R1 से आपने जो करंट फ्लो करा रहे हैं I1, वो बराबर होगी V ओवर R। V जो है इस वक्त वो दो वोल्टेजेस के डिफरेंस को शो कर रही है, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज, ठीक है। V इन माइनस V नेगेटिव की जगह आप बाद में जो है वो 0 लगा रहे हैं, और उसके बाद डिवाइडेड बाय, चूंकि ये हम R1 के क्रॉस करंट देख रहे हैं तो डिवाइडेड बाय R1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी V इन ओवर R1। इसी तरह करंट थ्रू R2, अब R2 किन दो पॉइंट्स के दरमियान में लगा हुआ है, R2 जो है ये उसका इनिशियल पॉइंट है 0 वोल्ट जो कि V नेगेटिव की वैल्यू है, और उसका फाइनल पॉइंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज VO। तो R2 इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लगा हुआ है ना, इनिशियल पॉइंट V नेगेटिव के दरमियान में और VO के दरमियान में। तो जब आप करंट थ्रू R2 देखेंगे तो यानी कि I2 की वैल्यू जब आपने निकालनी है, तो इनिशियल वोल्टेज उसकी क्या है V नेगेटिव, उसका इनिशियल पॉइंट V नेगेटिव है, और फाइनल पोटेंशियल है उसका VO यानी आउटपुट। तो V नेगेटिव माइनस VO डिवाइडेड बाय R2, क्योंकि R2 के क्रॉस हम करंट को स्टडी करें, तो V नेगेटिव की वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया वही होगी जो V पॉजिटिव की है, विच इज़ 0 वोल्ट। सो दिस इज 0 माइनस VO डिवाइडेड बाय R2, एंड दिस इज माइनस VO ओवर R2। ये सेकेंड वैल्यू आ गई। मेन चीज़ यही थी इस सर्किट में जो आपने समझनी थी। अब आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपके पास किरचॉफ्स रूल है। आपको पता है किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है करंट रूल, वो ये कहता है कि जितनी करंट एंटर हो रही है सिस्टम में उतनी ही करंट लीव कर रही है थ्रू द सिस्टम, यानी करंट एंटरिंग इनटू द सिस्टम शुड बी इक्वल टू द करंट लीव थ्रू द सिस्टम। तो अगर I1 बराबर है I2 के, इसको आप यहाँ पे करके देख लें, इट मीन्स I1 इज इक्वल टू I2। I1 की वैल्यू क्या है V इन ओवर R1 विच इज़ इक्वल टू I2। I2 की क्या वैल्यू है माइनस VO ओवर R2। ये हमने इधर पुट कर ली दोनों बातें, I1 बराबर है I2 के। और अब आप इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने इसलिए करें क्योंकि हमें वोल्टेज गेन चाहिए, वोल्टेज गेन के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में VO को आप इधर ही रहने दें, V इन को इसके नीचे ले आए VO के, और ये जो R2 है इसको ऊपर ले जाएं। सो VO क्योंकि आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज जो है वोल्टेज गेन देगा जी। सो G जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी वोल्टेज गेन को VO ओवर V इन विच इज़ इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1, क्योंकि R2 इधर जाएगा, R2 जो इधर डिवाइड हो रहा है वो सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा जो इधर डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा माइनस R2 ओवर R1। VO डिवाइडेड बाई V इन इसके नीचे आ जाएगा और R2 उधर ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज VO ओवर V इन इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। सो दिस इज द वोल्टेज गेन जो आपने निकाला है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, विच इज G इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन यही शो कर रहा है कि आपका फेज शिफ्ट है 180 डिग्री का, यानी आपने जैसी इनपुट दी है आउटपुट एम्पलीफाइड होने के साथ साथ इन्वर्स भी हो गई है, उलट गई है।
तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द आउटपुट सिग्नल इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब है कि इसमें फेज शिफ्ट है 180 डिग्री का विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट सिग्नल। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द क्लोज लूप गेन डिपेंड्स अपॉन द टू एक्सटर्नल कनेक्टेड रेजिस्टेंसेज R1 एंड R2। ठीक है, क्लोज लूप गेन जो है वो ये बता रहे हैं कि आपका जब सर्किट क्लोज सर्किट है तो उस वक्त जो उसका गेन है वो दो रेजिस्टेंसेस पर डिपेंड कर रहा है, R2 ओवर R1 पे। ठीक है, यानी R1 पे भी डिपेंड कर रहा है, इनपुट रेजिस्टेंस पे भी और आउटपुट रेजिस्टेंस पे भी। तो ये इसका क्लोज लूप गेन है। जबकि आपने देखा था कि जो ओपन लूप गेन था वो क्या था, वो जस्ट वोल्टेज गेन को, कल जब हमने स्टडी किया था ओपन लूप गेन को, तो वो जस्ट वोल्टेज की रेशो के बराबर था। ओपन लूप गेन जो था आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। जब हम क्लोज लूप गेन की बात कर रहे हैं, जी से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी जस्ट रेजिस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रही है, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंसेस के ऊपर। तो ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे नोट करना। डिपेंड्स अपॉन द टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2। द गेन इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द एम्पलीफायर। और उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है एम्पलीफायर के, वो सिर्फ रेजिस्टेंसेस पे डिपेंड कर रहा है। अब उन्होंने ये एग्जांपल दिया कि अगर आप R1 की ये वैल्यू रखें 10 किलो ओम और R2 की 100 किलो ओम वैल्यू रखें, तो फिर आप गेन ऑफ द एम्पलीफायर जो है वो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कि वो -10 के इक्वल आता है। किलो ओम ऊपर नीचे कट जाएगा और ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस के ऊपर जो है, ये दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस जो आपने इस सर्किट में कनेक्ट की हैं वो उसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। तो अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जिस तरह हम देख रहे हैं कि इसकी भी सर्किट डायग्राम मैंने आपको बताई है। द सर्किट डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये हमने पहले अंडरस्टैंड कर लिया है कि किस तरह से ये सर्किट कनेक्ट हुआ है। इन दिस केस द इनपुट सिग्नल Vin इज अप्लाइड एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसमें इनपुट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सप्लाई की गई है और नेगेटिव टर्मिनल को वर्चुअली ग्राउंड किया गया है। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, ड्यू टू हाई लूप ओपन गेन, यानी ओपन लूप गेन जो है वो चूंकि बहुत हाई है एम्पलीफायर का, इस वजह से उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव जो दो पोटेंशियल्स हैं, पहले भी आपको ऊपर बताया कि चूंकि वो हाई ओपन लूप गेन है 10 की पावर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो उसकी वजह से क्या है कि उसकी V पॉजिटिव और V नेगेटिव जो दो पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट हैं, यानी जो वैल्यू V पॉजिटिव की होगी वही V नेगेटिव की होगी। चूंकि V पॉजिटिव को हम अब V इन दे रहे हैं, यानी यहाँ पर अब आपका V पॉजिटिव जो है वो इक्वलेंट टू V इन है, यानी कि इनपुट सप्लाइड वोल्टेज। तो इसीलिए जो अब V नेगेटिव है वो भी अब आपका कंसीडर होगा कि V नेगेटिव भी इक्वलेंट होगा V इन, यानी कि इनपुट सप्लाइड वोल्टेज के। ये बात हमने पहले भी की थी, जैसे हमने ऊपर वाले सर्किट में देखा था कि आपको जब हमने V पॉजिटिव को 0 वोल्ट किया था तो V नेगेटिव को भी हमने कहा था कि वो भी 0 वोल्ट के इक्वलेंट है। इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि अगर हम V पॉजिटिव को इनपुट सप्लाइड वोल्टेज दे रहे हैं V इन, तो जो V नेगेटिव है वो भी V इन के इक्वल होगा, यानी कि इनपुट सप्लाइड वोल्टेज के इक्वल होगा। तो ये बातें हमने ऊपर भी देखी। और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये दोनों वोल्टेजेस क्यों इक्वल हैं, क्योंकि हाई ओपन लूप गेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ की वजह से। अब जब ये बात हम देखेंगे तो इसके लिहाज से अब हम सर्किट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। इनपुट्स जो है वो वर्चुअली एट द सेम पॉइंट होंगी। जैसे हमने पहले कहा कि दोनों इनपुट्स जो हैं, दोनों वोल्टेजेस V पॉजिटिव और V नेगेटिव दोनों सेम वोल्टेजेस को शो करेंगी। सो दैट इज, यानी V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव, और ये दोनों इक्वल हैं V इन के, यानी कि इनपुट सप्लाइड वोल्टेज को ही दोनों शो करेंगी। जो वैल्यू V पॉजिटिव की है वही V नेगेटिव की होगी, वो इनपुट को शो कर रही है इस वक्त। ठीक है, अब वही अब हमने काम दोबारा करना है। करंट थ्रू R1 और करंट थ्रू R2 निकालेंगे। करंट थ्रू R1 ओहम्स लॉ के मुताबिक I1 जो हमने निकालनी है वो V ओवर R के बराबर होती है। V अब क्या है, अब देखें R1 यहाँ पे किन दो पॉइंट्स के दरमियान में लगा हुआ है, यहाँ पे R1 इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लगा हुआ है, एक तो 0 वोल्ट के और दूसरा पॉइंट जो लगा हुआ है इसका वो है V नेगेटिव। और V नेगेटिव की वैल्यू जैसे कि हमने कहा वही है जो कि V पॉजिटिव की है, विच इज़ V इन। ठीक है, सो दिस इज 0 माइनस V नेगेटिव। तो ये इसी तरह हम पढ़ेंगे। सो दिस इज 0 माइनस V नेगेटिव डिवाइडेड बाय R1। तो 0 माइनस V नेगेटिव की क्या वैल्यू है, जो कि V पॉजिटिव की थी, विच इज़ V इन। सो दिस इज माइनस V इन ओवर R1। इसी तरह जब हम करंट थ्रू R2 पढ़ेंगे तो R2 देखेंगे कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लगा हुआ, ये वही काम है जैसे हमने पहले किया, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, यानी कि V नेगेटिव के दरमियान में और VO आउटपुट वोल्टेज के दरमियान में। यानी जब आपने करंट थ्रू R2 पढ़नी है तो I2 बराबर होगा V नेगेटिव माइनस VO डिवाइडेड बाय R2।
ठीक है, V नेगेटिव माइनस VO डिवाइडेड बाय R2, और V नेगेटिव की वैल्यू हमने अभी देखी है, वो V पॉजिटिव के बराबर होती है, विच इज़ V इन, सो दिस इज V इन माइनस VO ओवर R2। ये दो वैल्यूज जब हमारे पास आ गई हैं I1 और I2 की, तो हम किरचॉफ्स फर्स्ट रूल जो कि करंट रूल होता है वो लगाएंगे कि सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग एंड लीविंग द सिस्टम शुड बी सेम। जब हम ये चीज़ लगाएंगे यहाँ पर, तो यानी I1 बराबर है I2 के, I1 की वैल्यू है माइनस V इन ओवर R1 विच इज़ इक्वल टू I2 की वैल्यू है V इन माइनस VO ओवर R2। ये वैल्यूज़ लगा के अब हमने इधर से वोल्टेज गेन निकालने की कोशिश करनी है। वोल्टेज गेन निकालने की हम किस तरह से कोशिश करेंगे, ये जो R2 है इसको अब आप अलग अलग कर सकते हैं, यानी इस एक स्टेप आप इधर और बढ़ा लें। आप इसमें कर सकते हैं कि दिस इज माइनस V इन ओवर R1 एंड दिस इज इक्वल टू V इन ओवर R2 और माइनस VO ओवर R2। इस तरह से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज माइनस V इन ओवर R1 इज इक्वल टू, क्योंकि R2 दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, V इन से भी डिवाइड हो रहा है और VO से भी डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज V इन ओवर R2 और माइनस VO ओवर R2, ठीक है। अब जब आपने ऐसे कर लिया तो अब आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आप VO, ये जो माइनस VO ओवर R2 है, इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएं, ये सेकंड साइड पे जाके प्लस VO ओवर R2 हो जाएगा, और ये जो माइनस V इन ओवर R1 है इसको आप इस साइड पे ले आए, राइट साइड पे, क्योंकि हम V इन को कॉमन लेना चाहते हैं ना, तो V इन की टर्म्स को एक तरफ कर लें, VO को दूसरी तरफ कर दें, तो V इन की ये जो नेगेटिव टर्म है ये राइट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी, और जो VO के नेगेटिव टर्म है वो लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। सो दिस इज VO ओवर R2 इज इक्वल टू V इन ओवर V इन को कॉमन ले लें, सो दिस इज 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। इस तरह हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से। V इन को एक स्टेप अगर आप करना चाहते हैं तो और कर लें कि हमने क्या कहा कि VO को उस तरफ ले जाएं, सो दिस इज VO ओवर R2 इज इक्वल टू, इसको उठा के राइट साइड पे ले आए, सो दिस इज V इन ओवर R1 और प्लस V इन ओवर R2। अब इसके बाद अब आप ये वाला स्टेप कर सकते हैं, ठीक है, कि V ओवर R2 जो है वो आगे से बराबर है V इन, इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं जैसे कि इन्होंने लिया हुआ है, एंड कॉमन लेने के बाद दिस इज 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, और यहाँ से आप VO, ये जो V इन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो VO ओवर V इन, क्योंकि आप वोल्टेज गेन निकालना चाहते हैं तो गेन बराबर होगा VO डिवाइडेड बाई V इन के, विच इज़ इक्वल टू, ये जो R2 इधर डिवाइड हो रहा है ये इस तरफ जाके लेफ्ट, हमारी लेफ्ट साइड पे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और R2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, R1 के ऊपर भी आएगा और R2 के ऊपर भी आएगा। जब R1 के ऊपर R2 आएगा, यहाँ पे भी आप एक स्टेप ऐड कर सकते हैं, तो ये R2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा R1, तो ये R2 ओवर R1 बन जाएगा, लेकिन जब ये R2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये R2 कैंसिल हो जाएंगे, सो यू कैन गेट 1 प्लस R2 ओवर R1, ये चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। सो गेन बराबर है, गेन विच इज इक्वल टू VO ओवर V इन इज इक्वल टू R2 जो कि R2 ओवर R1 प्लस ये जब कैंसिल हुआ तो ये आ गया 1 प्लस R2 ओवर R1, ठीक है। तो ये अब आपके पास गेन आ गया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसके साथ कोई नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल रिवर्स नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप इनपुट सिग्नल इस तरह से दे रहे हैं इसके V इन पे, जब आप इनपुट इस तरह से देंगे स्मॉल इनपुट, तो जो आउटपुट मिलेगा आपको एम्पलीफाइड होने के बाद वो ऐसा मिलेगा, यानी क्रेस्ट का क्रेस्ट ही रहेगा और ट्रफ का ट्रफ ही रहेगा, और बड़ा भी हो जाएगा, एम्पलीफाइड भी हो जाएगा। तो ये अब आपने देखा है बेसिक डिफरेंस ऑपरेशन एम्पलीफायर को एज इन्वर्टिंग के तौर पे पढ़ के और एज नॉन इन्वर्टिंग के तौर पे पढ़ के। तो ये इसका गेन, अगेन द गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर। दोनों में कॉमन चीज़ ये है इन दोनों तरह के एम्पलीफायर में, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में, कि दोनों में ही आपका जो गेन है वो सिर्फ रेजिस्टेंसेज पे डिपेंड कर रहा है। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेज R1 और R2 पे डिपेंड कर रहा है, और वो किसी चीज़ पे गेन डिपेंड नहीं कर रहा। द पॉजिटिव साइन ऑफ द गेन इंडिकेट्स दैट द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स आर इन फेज। इसका पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि इनपुट और आउटपुट इन फेज है। इन फेज का मतलब है कि इनमें 0 डिग्री फेज शिफ्ट है। 0 डिग्री फेज शिफ्ट का मतलब है कि कोई फेज शिफ्ट नहीं है, जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट होगा एम्पलीफाइड होके, ठीक है। क्रेस्ट का क्रेस्ट ही रहेगा, ट्रफ का ट्रफ ही रहेगा। अब जो इसके साथ एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। फाइंड द गेन ऑफ द सर्किट एज शोन। ये जो आपको ये वाला सर्किट है इसका उन्होंने कहा कि गेन निकालें। ये अब आप देख रहे हैं कि ये किस तरह का है, पॉजिटिव पे इनपुट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग है। सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग के तौर पे आपने उसी का फार्मूला लगाना है गेन का, नॉन इन्वर्टिंग का, जो आपने अभी ऊपर निकाला है कि 1 प्लस R2 ओवर R1। ये आपको कैसे पता चलेगा
जब वो आपको पेपर में सर्किट देंगे तो आपको सर्किट को देखते ही पता चल जाएगा कि अगर पॉजिटिव पे इनपुट दी हुई है तो ये नॉन इन्वर्टिंग के तौर पे है, और अगर नेगेटिव पे इनपुट दिया होगा तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला फार्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि एज द इनपुट जो है इज कनेक्टेड टू द नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव, सो द ऑपरेशन एम्पलीफायर एक्ट्स एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पे एक्ट करेगा। और फिर आप उसका फार्मूला जो है वो यहाँ से लिख सकते हैं कि G इज इक्वल टू 1 + R2/R1, जो अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर अगर आप इसको यूज़ करें फिगर 18.29 के साथ, ठीक है, इस फिगर के साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास चूंकि R1 और R2 की कोई वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं दी हुई, तो हम R1 को जो है इन्फिनिटी कंसीडर कर सकते हैं, वेरी लार्ज वैल्यू R1 की ले सकते हैं, और R2 को हम अप्रॉक्सीमेटली 0 को अप्रोच करा सकते हैं। ठीक है, यानी R1 वैसे भी इनपुट रेजिस्टेंस है, उसको वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, हाई इनपुट रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब चूंकि इधर उसकी कोई वैल्यू नहीं दी तो हम उसको इतना हाई कंसीडर करेंगे एज हाई एज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, कि हम उसे इन्फिनिटी ले लेते हैं। और R2 वैसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस है, उसको स्मॉल होना चाहिए, हम उसको इतना स्मॉल कंसीडर कर लेंगे, एज स्मॉल एज के आप कहेंगे कि वो अप्रोच कर रहा है 0 को। जब ये दो बातें हम इधर कंसीडर करेंगे कि R2 को 0 और R1 को इन्फिनिटी कंसीडर करेंगे, तो 0 आपको पता है किसी भी चीज़ से डिवाइड होकर उसको 0 ही कर देता है। सो यहाँ से आपके पास गेन आ जाएगा 1। ठीक है, सो यू कैन गेट द गेन इक्वल्स टू 1। आई होप स्टूडेंट्स ये हमने जितनी बातें आज की हैं ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर दी होंगी। मैंने कोशिश की है बड़े एक्सप्लेन करके आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग और एज नॉन इन्वर्टिंग दोनों समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में भी ये उन्होंने डिफरेंट तरह के आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बताया। द सर्किट्स इन द ब्लैक बॉक्स के अंदर ये जो सर्किट होते हैं वहाँ पे भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर उन्होंने आपको दिखाए हुए कि किस तरह से लगे होते हैं। तो ये टॉपिक्स जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको एग्जांपल भी इसीलिए साथ करा दी जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड थी। अगर आपको फिर भी कहीं परेशानी हो, कोई बात सही से समझ में ना आ रही हो, यू कैन कमेंट मी द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.